मॉर्निंग सर हमने डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी तक कवर कर लिया था। आज का अपना कंटेंट जो कवर होगा इट्स अ डीम डिविडेंड। कंसेप्ट क्या है डीम डिविडेंड का कि कंपनी इन प्लेस ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को एसेट्स देने शुरू कर दिए थे या उनके कैपिटल कम करनी शुरू कर दी थी। मान लो आपका 10 रुपए का शेयर है, ऑलरेडी 6 रुपीज 6 रुपए पेड अप है। आपने कंपनी को और कितने देने हैं? 4 रुपए। तो कंपनी इंस्टेड ऑफ आपको कॉलिंग कि आप 4 रुपए दें, तो हमने कह दिया आपको 4 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपका शेयर क्या कर देंगे? फुली पेड अप। तो इनडायरेक्टली कैशबैक, क्या वो फीस नहीं देनी, वो पैसे नहीं देने, उसको ये समझ लो हमारी तरफ से क्या है? डिविडेंड। और एक कंपनियां क्यों कर रही थी? फॉर सेविंग द डीडीटी, टैक्स बचाने के लिए। मैंने ऊपर लिखा हुआ है सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो सरकार ने कुछ 5-6 पॉइंट्स बताए कि ये कुछ वर्क हैं, अगर ये लोग करेंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे? डिविडेंड। और उस पर हम क्या लेंगे? आपसे टैक्स लेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट। इन रियलिटी, यहां शुरू करिएगा, the payments are not dividend but for the purpose of income tax they are treated as क्या माने जाएंगे? डिविडेंड। इन रियलिटी अगर पूछोगे वो डिविडेंड नहीं है, वो तो कोई अलग ट्रांजेक्शन चल रही है उनके बीच में, ठीक है। जैसे मैं आपसे फीस लेने की बजाय आपको कोई पेटीएम करवा दूं या आपके नाम पे कोई शेयर परचेज करवा दूं, ठीक है, आपको सर मैं आपको शेयर ट्रांसफर कर देता हूँ उतने रुपए के, 5,000 के 6,000 रुपए के मेरे पास पड़े हैं, मैं पैसे दे नहीं पा रहा, तो शेयर देता हूँ मैं, वो दे दे भाई। तो पॉइंट ये है कि मैं इनकम टैक्स को कहूँ कि मेरे पास तो फीस ही नहीं आई, वो कहते फीस नहीं तेरे पास, जो ये आया ये भी किसका पार्ट माना जाएगा? फीस का पार्ट माना जाएगा। क्यों? आगे, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लग द लूप होल्स, समझते हैं, कमियां खत्म करने के लिए इन द टैक्स प्रोविजन एंड टू चेक अवॉइडेंस, इसको रोक सके लोगों को। फॉलोइंग पेमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं डीम्ड क्या माने जाएंगे? जल्दी बोलो। डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ, टू द एक्सटेंट ऑफ किस हद तक? जितने उस कंपनी के पास क्या पड़े हैं? अकमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्यों कहा ये भी सुन लो। मैंने कहा मान लीजिए कंपनी के पास कितने प्रॉफिट्स पड़े हैं? 2 लाख। सुनने वाली बात है, ठीक। पर कंपनी इसके अलावा ही काम कर रही है। कंपनी आप लोगों को क्या बांट रही है? यदि बोलिएगा एसेट्स। और कंपनी ने मान लो एसेट बांट दी कितने की? 3 लाख। तो आप कहते हैं ये प्लानिंग मैं बंद करूंगा, आपने 3 लाख की, वही तो कह रहा हूँ जी, डिविडेंड के चक्कर में। मैंने आपने मुझे फीस देनी है, आप मुझे पैसे ना देते हुए शेयर दे दो, रखोगे आप शेयर क्यों दोगे? अगर आप मुझे फीस दोगे उसमें मेरा टैक्स लगेगा, शेयर ट्रांसफर पे टैक्स नहीं है। सेम कंपनी ने आपको क्या देना शुरू कर दिया? शेयर होल्डर आप लोग, तो आपको एसेट दे दो, हमें क्या चिंता, हम आगे बेच के पैसे कवर कर लेंगे। तो नहीं और नहीं तो मालिक ही बन जाएंगे, और नहीं तो मैं क्या जी। पर कारण क्या है? आपने जो एसेट दी वो कितने की दी? जल्दी बोलिएगा। 3 लाख के। बट मैंने कहा हम अंधा होकर विश्वास नहीं करेंगे कि 3 लाख रुपए का ही ये आपने डीम डिविडेंड मानेंगे। हम डीम डिविडेंड मानेंगे अप टू द अमाउंट ऑफ कितना? 2 लाख, जितने आपके प्रॉफिट्स हैं। नेक्स्ट पढ़िए, मुस्कान करना शुरू। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स करिए शुरू। इन सेक्शन subsection 22 A, B, D and E include all profits of the company up to the date of distribution or payment of the dividend. up to अंडर सेक्शन 220C all profits up to date of क्या है? liquidation. In case of amalgamated company the accumulated profits whether capitalized or not, ये थोड़ा नेक्स्ट मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा capitalized or not का मतलब क्या है। और loss as the case may be shall be increased by the accumulated profit whether capitalized or not। capitalized का मतलब समझ लीजिए, 2 लाख रुपए का हमारे पास क्या पड़ा है? जल्दी बोलिएगा। प्रॉफिट्स, जिसमें से अभी करंटली कंपनी ने 1 लाख रुपए का क्या दिया है? समझिए बात को, बोनस। तो इस बोनस पार्ट को आप बोलते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कितने सोची जाए जी, व्हाट डू मीन बाय कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? और जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को क्या कर देती है? कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब उसके बदले में क्या इशू कर देती है? कैपिटल। और आपको बताना चाहिए वैसे भी बोनस शेयर कंपनी कहां से देती है? आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, अपने ही प्रॉफिट्स में से। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी ऑन द डेट ऑफ किस दिन? अमेलगमेशन। लो जी, मेन पॉइंट सेक्शन यहां से शुरू करते हैं थोड़ा फास्ट। 222A जल्दी आइएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है? पहला पॉइंट आपका जो आप बोलते पार्थ, पहला पॉइंट आ गया। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? एसेट। अगर कोई कंपनी एसेट्स बांटेगी उसको हम क्या कहेंगे? डीम डिविडेंड। ये लॉ का नाम है, ठीक। अब कितने तक बांटेगी, कितने रुपए का हम डिविडेंड मानेंगे, वो बात करेंगे। पहला पॉइंट पढ़ना है उसका यहाँ से। Any distribution of assets by a company to its shareholders. पहले अंडरलाइन करते जाओ। बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट, किस हद तक? द कंपनी पोजेसेस अकमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब ये भी नहीं कहा कि मैंने 3 लाख की एसेट बांट दी, अब 3 लाख को डीम डिविडेंड मानेंगे। सरकार कहती नहीं, हम उतना डिविडेंड मानेंगे जितना तेरे पास जेब में क्या था? प्रॉफिट्स। कारण क्यों? अगर तू एक्चुअल डिविडेंड देता
तो कहां से दिया जाता? आउट ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट जेब में कितने हैं? 2 लाख। तो हम ये तक कभी नहीं करेंगे तेरे साथ कि आपको गलत फहमी में शिकार हो जाए कि मैं 4 लाख की एसेट्स बांटी तो प्रॉफिट जेब में 1 लाख। घबराइए नहीं, जितना आपकी जेब में प्रॉफिट होगा अप टू द डेट ऑफ बैलेंस उतना ही आपका क्या माना जाएगा? डीम्ड। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई एक्चुअली डिविडेंड नहीं दिया। आप डिविडेंड से तो बहुत ही दूर है। आप नया ही काम कर रहे हैं, डिविडेंड देने की बजाय शेयर होल्डर्स को क्या बांट रहे हैं? एसेट्स। तो उस एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या नाम दिया? डीम्ड डिविडेंड। ये पॉइंट कौन सा? उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, बिल्कुल जी। कारण यही तो पॉइंट रखा हमने, यही प्लस पॉइंट रखा आपके लिए कि हम कह रहे हैं इतना ही टैक्स हो जाए, वो बड़ी बात है। ये चीज है, नोट्स पढ़िएगा। इन केस ऑफ बोनस शेयर्स देयर इज नो रिलीज ऑफ एसेट, हेंस इशू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट अ डीम। बोनस शेयर देना कोई प्लानिंग नहीं है, सारी कंपनी देती आई है, आज भी देते हैं, तो उसमें कोई प्लानिंग नहीं। हमने पहले बोल दिया कि देखो सर ये भी प्लानिंग है कि बोनस क्यों दे रहे हैं, नहीं, बोनस में कोई प्लानिंग नहीं है, दे सकते हैं आपको। नंबर 2, व्हेन एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सेक्शन ए सी डी, अभी आएंगे, अभी ए पढ़ा आपने, सी डी आएंगे। द एफएमवी ऑफ द एसेट, आपका डाउट आता है कि एसेट्स की वैल्यू कौन सी होगी? वही टैक्स का पुराना वर्ड एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, ऑन द डेट ऑफ किस दिन? ये भी सुन लीजिए, जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपके पास तो 31 मार्च की बैलेंस शीट है, उस दिन कुछ और रेट है। अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 महीने बाद, उस दिन कुछ और रेट है। फॉर बी टेकन फॉर कंप्यूटिंग द डिविडेंड। अगला सेक्शन 222 बी, क्या पढ़ी ना पढ़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बांटने लग गए आप? डिवेंचर। नाम सुना हुआ है, जस्ट एक डॉक्यूमेंट है एज अ डेट कि आप हमारी कंपनी के हमसे क्या ले लो? डिवेंचर। हाँ, डिविडेंड नहीं दूंगा, देखो फिर बोल रहा हूँ क्या ले लो? डिवेंचर्स। तो सुनिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय अ कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये नाम है सर इसके, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स, किसको जल्दी बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर बाय वे ऑफ क्या? बोनस। नॉलेज की चीज बताऊं, बोनस शेयर मिलता ही सिर्फ किसको है? इक्विटी को। वो प्रेफरेंस को तो मिलता ही नहीं। तो ये भाई साहब किसको इशू करा रहे हैं? प्रेफरेंस को। तो साफ प्लानिंग हो रही है कि प्रेफरेंस को तो बोनस शेयर मिलते ही नहीं, आप उसको बोनस कैसे दे रहे हैं? तो साफ पता चल रहा है आप उसको डिविडेंड देने की बजाय क्या देना चाहते हो? बोनस। बोनस या डिवेंचर अलग अलग पॉइंट है, पर कितने तक दीजिए, कितने मर्जी, पर हम कितना मानेंगे? बिल्कुल सही, टू द एक्सटेंट ऑफ विच कंपनी पोजेसेस, कंपनी मतलब कंपनी के पास कितने हैं? क्या? अकमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। सी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन किस पे? लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होती है तो नॉर्मली होता ही है, कंपनी उन्हें पैसे नहीं चुका पा रही तो क्या करती है? एसेट्स बांटनी शुरू कर देती है। पढ़िए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय अ कंपनी ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेसेस सेम लॉ अकमुलेटेड प्रॉफिट। छोटा सा डी पॉइंट, रिडक्शन ऑफ क्या? ये मैं अभी बोल रहा था। आपका शेयर कितने का है? जल्दी बोलेगा, लिखना लिख लीजिएगा। 10 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए फेस वैल्यू। ये कितने रुपए पेड अप है? अगर शेयर कैपिटल थोड़ा सा याद हो, कितने रुपए पेड अप है? 8 रुपए। मेरी एग्जांपल में भी राइट नाउ 2 रुपए अभी कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप समझते हैं, मतलब आपसे लेने रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार इनसे पैसे मंगाएंगे, इनका शेयर फुली पेड अप हो जाएगा, फिर उसी अमाउंट के ऊपर इनको क्या देना पड़ेगा? क्यों ना पैसे ही ना मंगाए, क्यों ना पैसे ही मंगाए। आपको एज अ इन्वेस्टर मैं पैसे मंगवाऊंगी, सब लोग 10-10 हजार मुझे दीजिए इन्वेस्ट करने, कल को मैंने उसी में से 5-5 हजार आपको वापस करना है एज अ डिविडेंड, मैं मंगाऊंगा क्यों? या मैं नेट मंगाऊंगा ही कितना? 5-5। तो सोचने वाली बात है। सेम कंपनी ने कहा एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर बाय अ कंपनी ऑन किस पे? रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू द एक्सटेंट, फिर वही अकाउमुलेटेड प्रॉफिट कैपिटलाइज और नॉट। लास्ट सेक्शन आ गया, 5 है, ए बी सी डी ई। ए क्या था? दोबारा देख लीजिए एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। बी क्या था? डिवेंचर्स बांट रहे हैं आप किसको? शेयर होल्डर्स को। डिवेंचर स्टॉक बांट रहे हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, या प्रेफरेंस वालों को क्या बांट रहे हैं? बोनस। तीसरा अपना क्या था? लिक्विडेशन पे एसेट बांट रहे हैं। डी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। ई वैसे एक तरफ हो गया, ई यहाँ पे स्टार्ट होगा, पढ़िएगा कुछ डिफरेंस इनके बीच में। ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट, कहां तक मानते हैं? कैपिटलाइज और नॉट। ई थोड़ा डिफरेंट है, ये कहां तक मानते हैं? जल्दी बोलेगा। अकाउंटेड प्रॉफिट, यहाँ कैपिटलाइज और नॉट वर्ड नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ये किस पे लगता है? सिर्फ क्लोजली हेल्ड, जो सुबह बताया था। अनलिस्टेड, अनलिस्टेड, लिस्टेड तो अलग हो जाएगा, अनलिस्टेड कंपनीज पे। नेक्स्ट, अब आइए डायग्राम पे। 222 ये सबसे मेन है, पेपर में आ सकता है ये पॉइंट। 222 ई एक्सप्लेन करिए उसमें कैसे है। लोन और एडवांसेस बाय कौन? क्लोजली। अब कंपनी ने नया काम पकड़ लिया, एसेट बांट रही थी, कैपिटल कम कर रही थी, बोनस दे रही थी, डिवेंचर दे रही थी, हमने सबको डिविडेंड बोल दिया। अब कंपनी नए काम कर रही है,
आपको लोन दे रही है, आप कहते हैं ये कौन सा बिजनेस हुआ कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन, ये कब सुना है? कंपनी लोन लेती सुनी है डिवेंचर से, लोगों से लोन दे रही है उनको, वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट पे। या आपको छोड़िए, थोड़ा दायरा बड़ा करते हैं, आपके किसी गेस्ट को, आपके किसी रिश्तेदार को, या आप किस कंपनी में पार्टनर है या डायरेक्टर है उसको, मैं इसको बोलते हैं वर्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, कई वर्ड आपने सुना हो, मैं जिसमें मेरा स्टेक 20% है, 20 से ज्यादा है। बाकी यहाँ पता करते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, पढ़िएगा। डायग्राम समझिए 1 मिनट 2 मिनट लगा के, क्या बस यही पेज है। क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब एग्जांपल में रखिएगा, ये कौन है जल्दी बोलिएगा? कंपनी। ये आप लोग हैं सर शेयर होल्डर, आप नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए राम, ये कौन है? राम। अब सुनना पहले तो, राम का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी में, एनी कंपनी, मान लीजिए मेरा ही लगा लीजिए एसडी कॉमर्स, यहाँ पे लिंक है। या राम का बिहाफ पे बेनिफिट लेना चाहता है एनी पर्सन, मान लीजिए मेरा ब्रदर, कौन हो जाएगा यहाँ पे? मान लीजिए धीरज सर है। या तो वो मुझे लोन दे, या धीरज को लोन दे, या एसडी कॉमर्स को लोन दे, बात तो एक ही है। कारण क्यों? उन सब में, तीनों में एक चीज कॉमन है, आप, आपकी वजह से कुछ हो रहा है। और मुझे भी लोन क्यों देंगे? खास तो होगा कंपनी सारे शेयर होल्डर को नहीं देती। कारण क्यों? इफ मेरे पास 10% और मोर उनकी क्या होगी? वोटिंग पावर। वो सोचेगा मेरा प्राइम शेयर होल्डर है, अगर इसने लोन मांग भी लिया क्या बात है। या एज अ डिविडेंड 10% बहुत बड़ी कैपिटल है, 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़ ये कैपिटल हेल्ड करता है। अगर उस पर 2% भी डिविडेंड देना पड़ेगा, 20 लाख रुपए इसको हमने क्या देना है? डिविडेंड। 20 लाख के ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ेगा? टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो एक काम करते हैं, सारे काम करिए, प्लानिंग करते हैं, हम आपको 20 लाख रुपए का क्या दिखा देते हैं? लोन। मैं क्या दिखा दो अपने को, क्या चक्कर आपको दिखाना है? आपको बताया ना बुक एंट्री, लोन एंट्री चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। पर उसने मुझे क्या दिखाई है? लोन, और क्या दिखाया? एडवांस। अब सुनना, मुझे लोन दिया एक बात, इधर डायग्राम देखना, मेरी बजाय किसको दिया जल्दी बोलना? मेरे इंस्टीट्यूट को, या फिर किसको दिया जल्दी बोलिए? मेरे ब्रदर को। तीनों हम लोग कवर्ड हो जाएंगे। अब मैं क्या जी, कंपनी मुझे पकड़ने आ गई, इनकम टैक्स कहते तुझे लोन दिया, मैं चेक कर लूं, मुझे लोन नहीं मिला, क्या तेरे भाई को दिया? मैं कहा मेरे भाई को दिया होगा, मुझे क्या मतलब है तेरे भाई को क्यों दिया है? कारण क्यों? तेरा वहां पे क्या चीज है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मैं कहा मुझे नहीं दिया, भाई को नहीं दिया, मेरी बिजनेस, या मैं किसी और कंपनी में क्या हो सकता हूँ? डायरेक्टर, मैंने वहां दिलवा दिया, उस एंट्री को मानी है कि मुझे ना देते हुए किसी और को दे दो। आगे पढ़िएगा, कंपनी, फर्म, एओपी, बीवाई, जो भी मेरा हो सकता है, टैक्सेबल होगा पार्थ इन द हैंड ऑफ किसके? शेयर होल्डर। कि सर ये माफ नहीं होगा, अब ठीक है बहुत हो गया, तो ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, कि कंपनी तुझे क्यों दे रही है। अब नोट्स पढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन करा, जल्दी पढ़िएगा क्या है। नंबर 1 पढ़ना मुस्कान। Loan or advances is treated as deemed dividend to the extent to which company possesses accumulated profit. बस पेपर में कभी लिखने लगो तो यहाँ सिर्फ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, यहाँ कैपिटलाइज और नॉट नहीं है। कैपिटलाइज का मतलब है जी आपने बोनस दिया, और कैपिटलाइज जिस प्रॉफिट को आपने यूज कर लिया विद इन 1 ईयर, जिनको आपने यूज कर लिया वो भी बीच में ऐड किए जाएंगे। मान लो आपको जी मेरी जेब में तो 2 लाख रुपए हैं, मैं कहता अब है ना 2 लाख, तो 2 महीने पहले तो क्या ऐड कर लिया? बोनस देके था 2 लाख का, तो एक्चुअली प्रॉफिट क्या थे? 4 लाख। वो है कैपिटलाइज और नॉट। बट इसमें सिर्फ वही देखे जाएंगे ऑन द स्पॉट कितने प्रॉफिट्स हैं, ये बोल लीजिए मेरी भाषा में, एक्चुअल प्रॉफिट। जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लोन एडवांस वाली, उस दिन जेब में कितने थे? 2 लाख, तो 2 लाख वहां पे, 2 लाख नहीं, उसके बैक, हाँ जितने भी कैपिटलाइज, जैसे कैपिटलाइज क्या होता है? राइट शेयर दे दो, बोनस शेयर बांट दो, फ्री में कोई यूनिट्स दे दो, वो सारे पार्ट में सारे एड बैक करेंगे। और पता लग रहा है ना आपने जाके खत्म करिए प्रॉफिट्स, इस चक्कर में कि कम रह जाएंगे, प्लानिंग कर रहे थे तो हमने सारे एड बैक कर लिए उस समय, यहां नहीं करा हमने। अगला पॉइंट, कंसर्न का मतलब हिंट दे रहा है, आपका कंसर्न कौन सकता है? आप एचयूएफ में मेंबर हो सकते हो, आप फर्म में पार्टनर हो सकते हो, कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हो, या एओपीबीएम में मेंबर हो सकते हो। मतलब आप ना लोन लीजिए, किसी को दिलवा दीजिए। अब मुझे कोई बंदा रिश्वत देने आए, या बड़े बड़े जितने हमें कमिश्नर्स हैं उनको पैसे देने को जाते हैं, काम कराने को जाते हैं, तो क्या आपको लगता है वो टेबल में पकड़ते हैं कि हाँ जी ले 10 लाख रुपए पकड़ा दो, कि मैं शाम को घर ले जाऊंगा? उन्होंने पहले ही सेटिंग करके होती है कि फलाने फलाने बंदे के यहाँ पहुंचा दे, या उसको उसको पहुंचा दे, उन्होंने पहले ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, या इस बिजनेसमैन को दे दे, बात खत्म। वो मेरा बिजनेसमैन खासा अपना सेटिंग कर लेगा। सेम यहाँ पे मैंने खुद ना लोन लेते हुए, मगर मुझे तो जरूरत नहीं, हमने देने हैं एज अ डिविडेंड, तो उसको कहीं एडजस्ट कर ले। मैं एक काम करो, मेरी कंपनी को दे दो, नहीं लोन दिखा दो, हम उसमें इंटरेस्ट का खर्चा दिखा देंगे और हमें भी फायदा, पीएनएल पे बुक करेंगे, आपको भी फायदा, डीडीटी बच गया। पर डीडीटी होता भी कितना था? 20%। 20 लाख का 20% भी सोचो, मेरी एग्जाम्पल है बड़ी छोटी, 20 लाख का 20%, 4 लाख के करीब आपका टैक्स बचता है। उधर से मैं इंटरेस्ट पे आपको बाय चेक की एंट्री दिखाऊंगा, इंटरेस्ट की लोन दी है, मैं उस पर क्या पे कर रहा हूँ? इंटरेस्ट, जबकि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, सब कैश एंट्री घूम रही है इस अकॉर्डिंग से। नेक्स्ट पढ़िएगा, लेवल नाम है जी, तभी बोलो ना इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर नाम है।
चाहे धीरज को लोन दो, चाहे मेरी कंपनी को दो, टैक्स में नहीं देना। अगला पॉइंट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस, वैसे क्या मतलब होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का? 20% और मोर वोटिंग पावर, पेपर में आ सकता है, शेयर इन द प्रॉफिट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पर यहाँ हमने 20%, हाँ वही कह रहा हूं मैं, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यहाँ हमने डायग्राम में 10 लिया हुआ, इस सेक्शन के लिए 10% है। वैसे नॉलेज के लिए अगर पूछा जाए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहीं भी जर्नली बढ़ा जाता है, आपने नाम सुना होगा स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर, ये जिनका कंपनी बिजनेस में क्या होता है इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कैसे होगा? अगर आपका मेजर कितना 20%, 1/5 पार्ट होगा हमारी कंपनी में। नेक्स्ट आएगा लोन, अब 10 लेंगे जी, सेक्शन के लिए 10 है, ऊपर जो डायग्राम में है। वैसे नॉलेज के लिए बताया, सबसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कितना है, 20 और मोर। अगला बढ़िए, लोन इज repaid or company charges market rate of interest doesn't make any difference in the दो, applicable आपकी ये rate. पॉइंट भी कैंसिल कर दिया जो मैं भी करा रहा था, कि अगर मेरी कंपनी को लोन दिखा दो, मैं उस पर क्या दिखा दूंगा, इंटरेस्ट। कोई भाई पकड़ने भी आएगा, हम कहेंगे क्या प्लानिंग है भाई, आपसे लोन लिया और हम उस पर क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कहते हम सब जानते हैं कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है, कौन इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब आपके सामने पॉइंट आ गया, देख लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं डलता इस पॉइंट से कि मैं उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, accumulated profit means profit as per company है, ये टाइम पास है, means accounting profit not assessable, टैक्स का प्रॉफिट नहीं चाहिए जो आपकी बुक्स में आती है, अब अकाउंटिंग जो प्रॉफिट आती है नेट प्रॉफिट। अगला पॉइंट 222E, इस पे है, इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रेड एडवांसेस, मींस एडवांस विच इज द नेचर ऑफ, क्या है जल्दी बोलिएगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सीबीडीटी का सर्कुलर। सीबीडीटी ने देखा कि इस चक्कर में तो जो सही लोग हैं वो बड़े फंस रहे हैं। मैं क्या, कैसे फंस रहे हैं? अब मान लो किसी कंपनी का पार्थ काम ही क्या है, फाइनेंस का, किसी कंपनी का काम ही क्या है, फाइनेंस का, उसने मेरी एसडी कॉमर्स को लोन दे दिया, आप तो शक करेंगे, अगर इसने लोन क्यों दिया, शक की बात आ जाएगी। मैं कहा प्रभु मेरा तो काम ही किसका है, फाइनेंस का। अब आप मेरी हर ट्रांजेक्शन में शक की नजर से देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने यहाँ सीबीडीटी ने सर्कुलर निकाला कि जिनका ट्रेड है, एडवांसेस देना, बिजनेस है, जैसे आप कोई आड़तिया बोल देते हैं, ठीक है, जिनका मेन काम ही क्या, फंडिंग देना, फाइनेंसर्स बैठे हैं मार्केट में, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट एग्जांपल पढ़ लीजिए, क्या है, एडवांस मेड बाय कंपनी टू अ सिस्टर कंसर्न, अपने ही एक पार्ट को दे रहे हैं, फॉर जॉब वर्क, advances was made by a company to its shareholder to install plant and machinery at a shareholder premises to enable him to do job work for the company so that company could fulfill an export order। एक और दायरा बड़ा कर दिया। अब मैंने कहा जी मैंने वही लोन किसको दे दिया, मान लो किसी शेयर होल्डर को। आप कहते फिर प्लानिंग होगी, मैं सुन तो लो पूरी बात, पहले क्या है, मैंने शेयर होल्डर को क्यों दिया कि वो वहां पे क्या करेगा, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेगा, उससे क्या होगा, मेरे लिए जॉब वर्क करता है। कभी नाम सुना जॉब वर्क? जैसे टेलर, और आपके कपड़े पे जो वर्क करे, आपने कपड़ा दिया, आपके आपके गुड्स के ऊपर जो वर्क करे, मोस्टली टेलरिंग वाले ज्यादा आते हैं, स्पेशलाई कढ़ाई वाले आते हैं, जो वर्क आते हैं, तो उसको मैंने इसलिए वहां फैक्ट्री लगा के दी, उस पर वो काम कर रहा है। तो इसमें प्लानिंग क्या हुई, और मेरा ऑर्डर मुझसे पूरा नहीं हो रहा था, मैंने अपने दोस्त मित्र को बोल दिया कि तेरे पास पैसे हैं नहीं है तो मुझसे लोन ले ले, उसमें वहां फैक्ट्री लगा और काम शुरू कर दे। तो ये आपका सेक्शन था। नेक्स्ट आइएगा, डिविडेंड शैल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता सुनिएगा। नंबर 1 पढ़िए, Any advance or loans given by the company in the ordinary course of अंडरलाइन करिए, business. इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब आपका रूटीन टास्क है, रूटीन बिजनेस आपका, मतलब आपका बिजनेस है ऑफ इट्स बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, आपका क्या काम है, मनी लेंडिंग का काम है। व्हेन मनी लेंडिंग इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, यार मतलब हर बंदे पे शक ना करो, कुछ बंदे ठीक भी काम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, एनी डिविडेंड, जल्दी प्लीज। Any dividend paid by a company which is set off by a company against the loan which has been deemed as dividend. हाँ ये तो फिर गलत है ही है। एनी डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट, किससे, कंपनी अगेंस्ट द लोन। मैंने आपको लोन दिया होता 20 लाख, सिंपल है। अब कल को एक्चुअली डिविडेंड देना पड़ गया, कभी देना पड़ गया 1-2 लाख रुपए, और मैं सेट ऑफ करा रहा हूँ किससे, लोन से, मैं कहूंगा नहीं भाई तुझे 2 लाख दे तो रखे हैं, बल्कि तेरे तो 20 लाख दे रखे हैं, देना कितना डिविडेंड, 2, उल्टा तुझे में वापसी करनी है कितनी, 18, तो उसको डिविडेंड ही मानेंगे। नेक्स्ट, बाय बैक ऑफ शेयर्स को डिविडेंड नहीं मानते, समझिएगा। बाय बैक क्या होता है, कुछ सुनाओ, जब कंपनी अपने ही महंगे पे, हाँ मार्केट से अपने ही शेयर क्या करती है, बाय बैक। कारण क्यों, एक लेवल पे आके शेयर बहुत गिर जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, उसकी फेस वैल्यू वही चल रही होती है 10 रुपए, पर आज मार्केट में चल रहा है वो हजारों का, 10,000 का, 15,000 का, तो कंपनी उसको मार्केट से, ओपन मार्केट से परचेज करके बंद कर देती है, उसी को दोबारा ट्रांसफॉर्म न्यू नेम से लॉन्च करती है विद हाई प्राइस, विद हाई आईपी, अगर ऐसा कुछ है। नेक्स्ट पॉइंट 4 पढ़िएगा, Shares allotted to shareholder of demerged company by ये signing छोड़ दीजिए, अगला भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 57 जनरल पॉइंट आ गया, फटाफट 2 पेज रह गए। कौन सा जी, सेकंड पॉइंट, सेकंड कौन सा था, ये जी, अगर कल को कोई कंपनी डिविडेंड रिजेक्ट क्या कराती है, सेट ऑफ, सेट ऑफ कहां से कराएगी, अगेंस्ट द लोन, जो पहले आपको मैंने लोन दिया था, आपको ऑलरेडी 20 लाख दिया हुआ है,
कल को कंपनी ने एक्चुअली आपको 5 लाख क्या देना है डिविडेंड, तो आपको पे नहीं करेगी, कहेगी सेट ऑफ कर ले किसमें से, जो आपको 20 दिया हुआ है, ये पॉइंट है, फिर तो डिविडेंड ही बन गया, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट आइएगा, वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर क्या है IFS, तो क्या क्या करेंगे, नंबर 1 शुरू करिए जल्दी प्लीज। In the case of dividend or income on units of MF UTI, only interest expenses is allowed as deduction subject to maximum 20% of such dividend or income from MF. अब सरकार ने एक वर्ड कहा था, आपको क्वेश्चन कराऊंगा कल तो जल्दी पता चलेगा। सरकार ने कहा था इनकम कमाने के लिए आप कुछ खर्चा भी करेंगे, मैं क्या हाँ जी खर्चा तो होता ही है, शेयर परचेज करेंगे, ब्रोकरेज होगी, कोई ब्याज वगैरह का, शायद मैं लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करूं, सबसे बड़ी बात तो मैं लोन लेके पैसा इन्वेस्ट करूं, कहते घबराइए नहीं, जितना भी आपका खर्चा होगा सारा हम अलाउ करेंगे, बट मैक्सिमम कितना, कंडीशन है जितना आप इनकम कमाएंगे उसका मैक्सिमम 20। मैं पहले तो आप बोलो, मैंने कहा जी मेरा 10,000 का खर्चा हो गया, मैं कमाए तो नहीं 6,000 है, उधर नुकसान हो गया तो नहीं, नुकसान नहीं कहेंगे, फिर क्या बोल रहा हूँ, 10,000 आपका खर्चा हो गया, कमाए कितने 6, नहीं वहां नहीं, फिर हम कहेंगे जितना कमाया उसका मैक्सिमम कितना 20%, तो 6,000 का 20% कितना होगा 1,200 रुपए, वो आपको ऑटोमेटिकली हम क्या अलाउ कर देंगे खर्चा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा नंबर 2। In the case of interest on securities, any reasonable sum paid by way of commission or remuneration to तो आप बैंकर और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग सच इंटरेस्ट ऑन बिहाफ, कोई भी छोटा मोटा खर्चा कमीशन कमीशन देके 100 200 500 रुपए, कई होते हैं जैसे कोई ऑफिस वगैरह में कोई पीएन पूल वगैरह काम कर रहे होते हैं, उसको हम 100 200 500 रुपए देते हैं ऐसे खर्चा की हमारा इंटरेस्ट रिलीज कर दे, हमारी कोई एंट्री रिलाइज करा दे, चेक पास करा दे, तो वो खर्चा भी आपको अलाउड है। इन द केस ऑफ employee contribution towards any welfare fund, any amount remitted before due date under respective acts. वो भी सारा माफ है खर्चा। इन केस ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट फर्नीचर अमाउंट पेड ऑन करंट रिपेयर, आप तो क्या चाहेंगे चाहेंगे, अब हाउस प्रॉपर्टी होता तो वहां मैंने आपको 30% की क्या दे दी थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब आप कहते हैं मैं प्लांट और मशीनरी किराए पे देता हूँ, स्कूटर बिल्डिंग फर्नीचर किराए पे देता हूँ, मगर मेरे खर्चे भी तो होते हैं सर, अगर मैं कोई जेसीबी मशीन या किराए पे भेजता हूँ कोई पर आवर्स के बेसिस पे 2,000 3,000 पे किराए पे या 4,000 पे भेजता हूँ, वहाँ पेट्रोल नहीं लगता मेरा, डीजल नहीं यूज होता, लेबर नहीं यूज होती, मगर वो खर्चे भी आपको मिलेंगे, एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आपको उस चीज के ऊपर अलाउड होगी, मतलब ये नहीं कि ठीक है सरकार सिर्फ इनकम देख रही है सर, वो इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी सुन रही है कि आप बताइए और लेस करे जाएंगे, कोई इसमें प्लानिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ इनकम अंडर फैमिली पेंशन, नया पॉइंट आपके लिए, डिडक्शन मिलेगी 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 साल के हैं सर, गलत ना हो जाए, विच एवरेज क्या होगा दोनों में लोअर लिखा हुआ है, विच एवरेज लोअर, एग्जांपल दे रहा था मैं, सुबह अगर मदर को पेंशन मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनके पैसे वो कहाँ जाएंगे सैलरी में, अगर कल को अपने को मिलती है 30,000 के हिसाब से, मतलब हाफ मिलती है, जो मदर को पेंशन मिलेगी वो करंट एम्प्लॉई है, उनके रहने के बाद में अपने को मिलेगी हाफ, मान ली मिलती है 25,000, 25,000 इंटू 12 साल का कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख का 1/3 कितना हुआ 1 लाख, और 15,000 छोटा कौन है 15,000, उतने की आपको क्या मिलेगी डिडक्शन, मतलब बड़ी छोटी अमाउंट है बट डिडक्शन डिडक्शन ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन एग्जम्पशंस दी इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, क्या सुनिएगा, द फैमिली पेंशन पढ़ना, The family pension received by the widow or children or nominated heirs of a member of मतलब जो लीगल वारिस हैं किसके, जो आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं ऑफ द यूनियन, मतलब सेंटर के, वेयर द डेथ ऑफ सच मेंबर हैज अकर्ड इन द कोर्स ऑफ क्या था ड्यूटी पे, जैसे हमारे जवान शहीद हो जाते हैं ऑन द ड्यूटी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस जो सेंटर के हैं, इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में उनकी टोटल पेंशन क्या कर दी जाएगी एग्जाम, अपने वहां भी पढ़ा था चैप्टर एग्जाम्पशन में कि वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जो उनको पेंशन मिलेगी वो सारी क्या है एग्जाम्प्ट, ठीक है, उस पर क्या टैक्स लगाना चाह रहा हूँ ठीक है, तो वहां पर एग्जाम्प्ट करिए। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ इंडिविजुअल हु हैड बीन सर्विस ऑफ अ सेंट्रल और स्टेट एंड हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वीर चक्र या वीर चक्र और अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड से अवार्डेड है, उसकी पेंशन भी हमने महाराज क्या कर दी एग्जाम, तो याद रखना यहाँ से 2 पॉइंट वहां बन जाएंगे, अगर एग्जाम में यहाँ करने हुए तो दो पेंशन माफ है, एक 10-18 में और एक 10-19 में। 6 पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, in case of interest and compensation of compulsory acquisition amount equals to 50% of such income. ये जो उस दिन आप अभी ना पूछ रहे थे कि जितना इंटरेस्ट मिलेगा कंपल्सरी एक्विजिशन पे उसका फ्लैट 50% आपको क्या मिल जाएगी, जल्दी बोलिएगा डिडक्शन, मतलब अगर आपको 4 लाख इंटरेस्ट मिला, क्वेश्चन है बुक में, 4 लाख का 50 कितना हुआ 2 लाख, 2 लाख रुपए आपकी इनकम है, 2 लाख की आपकी क्या है डिडक्शन, लिखा हुआ है अलाउड एज डिडक्शन एंड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी, फिर और तरह किसी में आपके दिमाग को इंटरेस्ट को जाके फिर क्लेम करें पीजीवीपी में नहीं, एक जगह डिडक्शन मिलेगी और किसने दे दी अदर सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट 7 लास्ट, Any other expenditure not being in the nature of capital कोई भी खर्चा करो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, थोड़ा अकाउंट्स में पढ़ा हो पहले, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जो वन टाइम होता है नॉन रेकरिंग होता है, वो नहीं करना, नॉट रिपेयर वगैरह कराइए, वो चीज है लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग क्या सच इनकम, आप गाड़ी की क्या करा के रखते हैं, ओला उबर वाले हैं बिजनेस है उनका, गाड़ी उनके लिए क्या मतलब एक एसेट है,
वो क्या करते हैं, उसकी रिपेयर करा लेंगे, डीजल डलवा लेंगे, उसका इंश्योरेंस करवा लेंगे, ठीक है, कोई और चार्जेस होंगे। आपने मेजर रिपेयर कराई, इंजन ही रिपेयर करवा दिया, 2 लाख रुपए लग गए, यार वो रिपेयर थोड़ी है। अगर उसको कहोगे अदर सोर्स मेरी इनकम है, नहीं वो अदर सोर्स, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपकी क्या बनेगी, एसेट। उसके ऊपर आप क्या क्लेम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन। इकट्ठा 2 लाख नहीं, फिर तो आप इनकम क्या दिखाएंगे। ओला और उबर से आपने 1 लाख कमाया, अच्छा 2 लाख का इंजन दिलवा दिया, फिर तो 1 लाख नेगेटिव हो गया, नहीं वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वैसे बता रहा हूँ पूरे इनकम टैक्स में कहीं अलाउड है ही नहीं, होगा भी क्यों, वो तो अकाउंट्स में अलाउड नहीं होता, वो सारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की एसेट। नेक्स्ट पॉइंट आइए 58 सेक्शन, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। लो थोड़ा हिंट और ले लो, कौन कौन से खर्चे अलाउड नहीं होते पेपर में आ सकता है 5 मार्कर, तो ध्यान से पढ़ना। नंबर 1 एनी, पढ़िए जी, Any personal expenses of वैसे भी नहीं होने चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस तो वैसे नहीं बनते, बात जब बिजनेस की चल रही है। नंबर 2 एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल, कहाँ करा जल्दी बोलो, आउटसाइड इंडिया। ये सेम पॉइंट आया था हाउस प्रॉपर्टी में, जहां आपने उसके ऊपर क्या नहीं काटा, जल्दी बोलो, टीडीएस। टीडीएस काटा नहीं या काट के जमा नहीं करवाया, तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं। हमें कैसे पता चलेगा आपने फॉरेन में पेमेंट करी, अगर करी भी, उस बंदे ने इंडिया से पैसा कमाया, उस बंदे का टैक्स काटने की जिम्मेवारी किसकी थी, जिसने पैसे पे करे, तो तुझे खर्चा क्लेम नहीं होगा। अगर तुझे खर्चा क्लेम कराना है, जब किसी फॉर्म में, मना नहीं कर रहा फॉर्म को पेमेंट ना करो, करो, बट जब भी उसको पेमेंट करो टीडीएस काट के करो, जो रेट प्रिस्क्राइब्ड उस सेक्शन पे लगता है। थर्ड पॉइंट एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज पेबल, ये भी सेम, आउटसाइड इंडिया अनलेस टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। अगर टीडीएस में 2 पॉइंट तो टीडीएस के हैं, सिंपल। थर्ड फोर्थ पॉइंट कैश एक्सपेंडिचर, वैसे याद है मैंने जर्मनी इनकम टैक्स में बताया था, 10,000 से ऊपर सिंगल डे में सिंगल पर्सन, सिंगल डे में सिंगल पर्सन कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। बच्चा कहता मैं तो डेली कर देता हूँ, अब मोबाइल लेकर आया था 25,000 का, कैश ही लेकर आया, मैं कह रहा जी वो पर्सनल यूज है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। बिजनेस एक्सपेंडिचर सिंगल डे में 10,000 से ऊपर करेंगे, वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। सर मान लीजिए मेरा 40,000 का बिल बन गया, मैंने किसी को कैश पेमेंट करनी है, आप कर सकते हैं, पर वो बिजनेस में खर्चा अलाउड नहीं होगा। अगर पीएनडल में वो खर्चा लेके जाना है, तो आपको कैसे होना है, बाय अकाउंट पे चेक या बाय डीडी या पेटीएम गूगल पे जो भी है। जब एक काम करिए, उस बंदे से 4 बिल बना लीजिए, 10,000 के 4 बिल बना लीजिए अलग अलग डेट पे, सेम डे सेम पर्सन नहीं, सेम डे सेम पर्सन नहीं है, और ज्यादा ही कैश का चक्कर है, 10,000 के 4 बिल बना लीजिए। अब इतना फ्री कौन है, ना वो तो ना मैं, ये अलग अलग 4 बिल बना के दूं, आज की तारीख पे कल आऊं, फिर परसों पैसे रख ले, 4 बिल काट दिया अगली तारीख में, वो काट सकता है तो गुड फॉर यू, वरना प्लानिंग हो सकती है। पर 10,000 से ऊपर, अब बच्चा कहता है तो पार्टी करके आया, 15,000 लगाया, और बच्चे समझ नहीं, पार्टी पर्सनल यूज है, और पार्टी करा जहां चाहे करोड़ रुपए खर्च करा, जहां पर्सनल यूज है हमें क्या लेना, जहां बिजनेस यूज करना है, जहां बिजनेस के नाम से खर्चा बुक करना है, वहां कैश पेमेंट अलाउड नहीं है। बड़ी करंट एग्जांपल है, आपकी गाड़ियां मोस्टली बिजनेस के नाम होती हैं, कई बार फर्म के नाम होती हैं, हम उसकी रिपेयर कराने लग गए, टूट गई थी, खराब हो गई थी, बाहर से किसी से कराई, नॉर्मल बंदे ने रिपेयर कर दी, बिल बन गया 12,000, मैं कैश में दे आया, चलो दे आया, नहीं आ रहा ठीक है, घर आगे अपने नीम को बोल दिया खर्चा बुक कर, वो तो बुक करेगा टू रिपेयर एक्सपेंस, पर वो खर्चा बुक नहीं होगा, कारण क्यों, वो कैश में। तो पहले पूछेगा मोड क्या है, हो गया मोड क्या है, मैं तो कैश दिया, मैं फिर काम कर वापस जा, उसे कैश वापस ले ले, उसे क्या कर दे गूगल पे। अगर पीएनडल में खर्चा बुक कराना है सिंगल डे, 10,000 तक का हो जाएगा, 10,000 एक्सीडिंग, अगर 12,000 एक्सीडिंग 12,000 बिल ले लिया फिर भी? बिल तो डिफरेंट चीज है, बात तो पेमेंट की हो रही है, बिल तो मिलेगा ही। अगर 10,000 से नीचे है तो कितनी मर्जी पेमेंट करिए, 6 7 8 9 10 जितनी मर्जी, 12 में से अप टू 10 का ले लो, 2,000 का नाम लिख लेना। हाँ फिर ले लो 10 का बिल ले लो, खर्चा भी 10 का ही मिलेगा, चक्कर तो खर्चे का ही है। आप कह रहे हैं अगर खर्चा, बिल है तो नहीं होगा, 10 तक का बिल हाँ लेना। 10 तक का ले लो, अगले को बोल दो 12 का काम कराया, क्या बिल 10 का बना दे, पर आप कम का क्यों बनाएंगे, कभी नुकसान आपको भी है, कुछ सर्विस पार्ट्स हैं, आजकल चक्कर हो रहा है, कल को आप रिपेयर कराने जाएंगे, बिल कितने का है 10 का, अंडर बिलिंग कराएंगे अपने को भी दिक्कत। पर पॉइंट इज दैट पीएनडल में खर्चा जो बुक है, आप उसके लिए क्या चाहिए होगा, सिंगल डे पेमेंट 10,000 से ऊपर अगर है, सिंगल पर्सन, सिंगल डे सिंगल पर्सन, आप 3 4 दिन में आ जाइए, ऐसा कर सकते हैं। पर आजकल क्या होता है, जैसे पेमेंटें इतनी बड़ी बड़ी हैं, मतलब कौन सा 10,000 का माल लेने जा रहे हैं, माल आ रहे हैं 4 4 लाख के, तो साला कितने बिल बनाएगा वो पागल हो जाएगा, वो जी तेरे में 40 बिल काटूं, सोच। अरे जी कौन बनाएगा, पॉइंट तो वही है, दुकानदार तो एक ही होगा ना, आजकल सारे दुकानदार भी क्या है आपको पता है रजिस्टर्ड, तो उसका जो प्लानिंग सरकार ने बड़ी बड़ी लिमिट 20,000 थी, फिर लिमिट घटा के 2 3 साल से कितनी कर दी, 10,000 कर दी, आने वाले टाइम में इनको बंदी ना कर दें, 5,000 पे ना लें, तो बिल्कुल रखना पड़ता है इनको कैश पेमेंट, बल्कि 10,000 एक मेन पेमेंट है। नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 है, एक्चुअली पीजीपी का सेक्शन है, वहां पे अप्लाई है। अगला पढ़िए, Any expenditure incurred in connection with casual income. ये ऊपर का पॉइंट रहेगा जी, 5th
30% ऑफ एनी सम पेबल टू रेजिडेंट ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। सर ऊपर तो भी आप कह रहे थे टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे तो सारा खर्चा डिसअलाउड है। ध्यान दीजिए वो फॉरेन पेमेंट पे था। और सुन लो नया पॉइंट आ गया आज। वो किस पे था? फॉरेन पेमेंट। आप यहाँ बैठ के कनाडा में किसी को पेमेंट करते हैं, आपको खर्चा तब अलाउड होगा अगर आप उस खर्चे का टीडीएस हमें जमा करवाएंगे। इंडियन पेमेंट करते हैं, इंडिया में कौन सा टीडीएस नहीं है? बिल्कुल है, इंडियन पेमेंट पे भी टीडीएस है। और वहां हमने ज्यादा तंग नहीं करा। अगर आपने इंडिया में किसी बंदे को पैसे दिए, इंडिया में किसी बंदे को पैसे दिए, टीडीएस ना काटा, तो सारा खर्चा डिसअलाउड नहीं करेंगे। ओनली कितने परसेंट? 30%। अगर आपका पीएनएल में खर्चा 1 लाख था तो 1 लाख नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 70। 1 लाख का 30%, 30,000 डिसअलाउड हो जाएगा। बच्चा कहता है फिर मतलब कभी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा जिस दिन आप टीडीएस जमा करा देंगे या टीडीएस काट के आगे डिपॉजिट हो जाएगा, उस दिन वो 30 भी आपको क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। मतलब बड़ी चेन बना के सिस्टमैटिक। पीजीपी सेक्शन तो देखो बहुत बड़ा है, उसको अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लॉ है तभी, वो बहुत डीपली बातें करता है, बड़ी अजीब चीज, बट टेक्निकल बिजनेस की बातें होती है उसके अंदर, वो चीज। और लास्ट ये 6 खत्म करिए। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद क्या? लॉटरी इनकम, लॉटरी, कार्ड गेम, पजल, उस पर आप कुछ भी खेलेंगे, उस पर जो भी आपका खर्चा लग गया उसका कोई खर्चा अलाउड नहीं है। जैसे आपके जहाँ जाते हैं आप लोग, बिग डैडी हो गया, गो कैसीनो हो गया, गोवा वगैरह में, अब वहाँ जो खेलते हैं अपना गैम्बलिंग वगैरह खेले तो कुछ एंट्री फीस, टोकन मनी लगती है, हमने 4-4 हजार रुपए कूपन फीस लगती है। आप जीत गए 10 लाख रुपए, आप कहते हैं मेरे खर्चा भी होगा 2 लाख रुपए, कोई खर्चा अलाउड नहीं है। हाँ, जीतने में 10 लाख पे 30% टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए। इवन सिंगल पैनी भी वहां पे अलाउड नहीं है। However, this prohibition will not apply in respect of income of an SSC being the owner of किसका? रेस हॉर्स। हाँ, आप अगर ऑनर हैं, देखो 2 चीज होती है, बताऊंगा मैं आपको। हॉर्स रेस के घोड़ों को ऑन एंड मेंटेन करना अलग चीज है। ओनिंग, ओनिंग बोलते हैं, OWNING, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस। हॉर्स रेस पे पैसा लगाना अलग चीज है। आप घोड़ों का अस्तबल पालते हैं, वो डिफरेंट चीज है। कारण क्यों उसको आप रखते हैं, आगे बेचते हैं, घोड़ों को रिपेयर मेंटेन पर आप रखते हैं, शूटिंग वगैरह में यूज कराते हैं, जैसे भी किराए पे भेजते हैं, वो आपका बिजनेस है। जैसे लोगों ने डॉग्स पाल रखे हैं, बिजनेस है, तो वो भी बिजनेस है, उसका अलग सिस्टम है। आप घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, रेस मूवी, रेस मूवी पैसा लगाते हैं, वो डिफरेंट चीज, इट्स अ गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग है। तो ये बात कर रहे हैं फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, ये वर्ड आ गया, ऑनिंग एंड क्या है? maintaining such horses, any expense incurred in respect of such activity shall be allowed even in the absence of क्या? stake money earned, such loss shall be allowed to be carry forward। ये लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड भी दिया जाएगा। पर जो रेस हार गए, आपको 10 लाख का नुकसान हो गया, वो लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, अगर कमाए, ये भी सुन लो, अगर कमाए तो 10 लाख रुपए पे 30% क्या देना पड़ेगा? टैक्स। एक नया आंसर सुनो। आप टेबल पे बैठे गैम्बलिंग खेल रहे थे, 10 लाख जीत गए, वहीं बैठे बैठे 4 लाख हार गए। आपने सोचा नेट आंसर इज ना, नेट आंसर इज 10 लाख। हारे हो, आपकी किस्मत। हाँ, जीत गए, उस पर टैक्स हम लेंगे। दिन बच्चा गया जी, नया टेबल पे जब उठा, वहां पे उसको वर्ड क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, इनकम टैक्स में कहीं वर्ड आता है, जो की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो गेम खिलाता है, ये गैम्बलिंग वाला, जो की है पोकर बोलते हैं, वर्ड बता, जो गेम खिला रहा है। हाँ, जो गेम खिला रहा है वो नेट पैसे देगा आपको जी, कि 10 लाख आपने जीते, 4 लाख आप हार गए, नेट आपको 6 लाख देगा। आप भी बड़े खुश की नेट 6 लाख तो आए, बट सरकार कहती है नेट 6 आए जरूर है, बट जीते कितने थे? 10। अब 10 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख। 6 में से 3 लाख टैक्स काट के आपको दे देगा वो 3 लाख। और तब तक आपको प्राइस, मैं सुबह बताया था, ये ड्यूटी उस पॉकर की है जो मैं बोल रहा हूँ, डीलर की है, और तब तक आपको गिफ्ट या प्राइस रियलाइज नहीं करेगा जब तक वो मेक श्योर ना हो जाए आपकी टीडीएस की अमाउंट मेरे पास जमा है, तब तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट वहां सेम एग्जांपल है जी, टीडीएस में नहीं, पॉइंट अगले सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा चलेगा। फिर तो नेगेटिव हो गया जी, पर जो जीतेंगे उस पर टैक्स देना। 10 लाख जीते, 20 लाख का हार। मैं तो फिर क्यों हो गया, 10 लाख पे 30% लेना पता। हाँ, 3 लाख फिर आप घर से लाके देंगे मुझे। हाँ, जीतने पे टैक्स नजर हाथ होगी, और तुम लोग मजे ले रहे हो कि हाँ जीत गए तो टैक्स है। हाँ, 10 लाख कमाया, तुझे अभी समझाया, बिल्कुल सर, ज्यादा नुकसान पे समझाई बात, तो देना पड़ेगा। मैं तो रहा हूँ 10 लाख आप जीत गए, 20 लाख आप हार गए, नेट यू आर 10 लाख नेगेटिव, पहली बात तो। पर जो जीता था तू 10 लाख, उस पर 30% लग देना पड़ेगा, 13 लाख नेगेटिव हो गया आप लोग। सर सरकार ने खेलने से मना नहीं करा, हारते हैं आपकी किस्मत है, जीते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। अब सेट ऑफ पे जब आप अगले यूनिट में पढ़ेंगे, सिक्स सेमेस्टर में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, अब सरकार के पास चले गए कि मैं हार गया, मुझे कैरी फॉरवर्ड करने दीजिए, मतलब मुझे दोबारा मौका दीजिए खेलने का। सरकार आपको पढ़ के तो थप्पड़ लाएगी, ये सारे ऐसे काम क्यों करते हो? अगर आप जीत जाते हो, सरकार कहती है खेलो खेलो, अच्छी चीज है, 30% क्या लेंगे आपसे? टैक्स लेंगे।
सरकार का मोटिव कुछ और है सर, नॉट कि ये या को सेट ऑफ कराना है। बोल रहा हूं मैं, अब 10 में से आप 4 हारे 6 जीते, टैक्स तो 10 पे ही है और नेट आपको 3 लाख मिलेंगे कर करा के, ये पॉइंट है। लो जी, लास्ट पेज आपकी बुक में भी है ये 11.6, मैंने वैसे इसके अंदर ही डाल दिया कि आपको अलग से कहीं शफल ना करना पड़े बुक के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए उठाया जाए, नॉट थ्योरी के लिए। लास्ट ट्रांजेक्शन है 5 नंबर, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन इसको कहा जाता है, नाम तो बड़ा प्यारा है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजेक्शन। आप टाइम पे जाके प्लानिंग कर देते हैं, जैसे कि एफडी पूरा साल मेरे नाम पे, 29 मार्च को मैं बैंक गया, एफडी ट्रांसफर कराया अपनी मिसिस के नाम पे, 1 अप्रैल को फिर अपने नाम करा ली, 31 मार्च को 10 दिन इंटरेस्ट मिलना है, वो किसको मिल जाएगा, मेरी मिसिस को। जब वो इंटरेस्ट उसको मिल जाता है, अगले दिन जाके मैं फिर एफडी अपने नाम करा लेता हूँ। मतलब आप ड्यू डेट पे बिल्कुल टाइम पे जाते हैं और इसको गिफ्ट करके किसी और के नाम अवॉइडेंस करके, क्यों, आपकी ऑलरेडी इनकम बहुत ज्यादा है, तो उनकी इनकम बहुत कम है, इसको क्लबिंग का पॉइंट भी बोलते हैं, वैसे क्लबिंग में भी आएगा। तो आप सरकार कहती कर लीजिए, आप ये करते होंगे ऐसी ट्रांजेक्शन, बट हम टैक्स साहिल जी आपसे ही लेंगे। आप किसी मर्जी को इंटरेस्ट दिलवाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टैक्स इस इनकम के ऊपर आप ही देंगे। तो पढ़िए इसके अंदर, आपको पहला पैरा पढ़ के पूरी गेम समझ आ जाएगी क्या चल रहा है। इन केस अ पर्सन सेल हिज सिक्योरिटीज टू another person a few days before the accrual of interest and purchase them back after the date of क्या accrual, and AO जो आपका ऑफिसर है is satisfied that the transaction has been made with the intention, ये हमने क्यों करी ट्रांजेक्शन, to avoid tax, such interest shall be deemed as income of किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफर मेरी, जिसने ट्रांसफर किया था, and not the ट्रांसफर। तो यही लॉ सेम भाई रिपीट होगा आगे जाके बहुत बार। तो ये सारे पॉइंट्स कुछ सरकार ने लिखे हुए हैं, फलाना फलाना आप करते हैं। अब लोग अगला पॉइंट पढ़ लीजिए, मुस्कान पढ़ना। इन केस ऑफ In case a person has any beneficial interest in any securities and as a result of some arrangement either no income is received by such person or the income received by him is lower than the amount which he would have been received, हमने कम रिसीव करी, बात कितने में हुई थी, the interest which would have accrued on such security had there been no such arrangement would be included in the income of every person जिसने अरेंजमेंट किया। अब दिखाया क्या था, जैसे मैं ना लोन की एंट्रियां घुमा लेते हैं लोग, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया कि मैंने आपसे लोन लिया हुआ है, ये दिखाने के लिए कितने पे, 50 लाख रुपए पर एक कॉमन ट्रांजेक्शन चलती है हमारे यहाँ पे, पक्के की एंट्री है जिसके पास हो कि तू मुझे 40 लाख रुपए क्या दिखा दिया, हमारी बैलेंस शीटों में आम बनियों में अनसिक्योर्ड लोन बहुत दिखते हैं, अनसिक्योर्ड मोस्टली घर वाले होते हैं सारे, जितने अनसिक्योर्ड दिखेंगे सारे घर वाले हैं। कारण क्यों, उनसे एंट्री मार किया, मम्मी से पापा से 50 लाख लिए, 40 लाख लिए, उस पर क्या दिखा रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट, और बैंक एंट्री घूम रही है और कुछ नहीं है। उस बैंक इंटरेस्ट दे पे क्या होता है, हम इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं पीएनएल में, पीएनएल में खर्चा बुक करेंगे, प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम पे में टैक्स भी कम देना पड़ेगा, तो लीगली चल रहा है पर रोक नहीं सकते क्या चीज है। अब दिखाया हाँ भी इंटरेस्ट दे रहा है, बाय बैंक दिखा रहा है, आपको बाय बैंक ही चाहिए था, हमने बाय बैंक ही दिखाया सारी चीजें। तो ये जो अरेंजमेंट्स करते हैं लोग कम इंटरेस्ट का ज्यादा इंटरेस्ट का, उसके लिए बात। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पढ़िएगा। The above provisions will not be applicable if such person proves to the satisfaction of the assessment. हाँ, आप एओ को प्रूव कर दीजिए, पढ़िए दो मिनट, आप एओ को प्रूव कर दीजिए, ट्रांजैक्शन हैज नॉट रिजल्टेड इनटू एनी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, और इफ इट फॉल देयर सम अवॉइडेंस इट वाज एक्सेप्शनल एंड देयर हैड नॉट बीन एनी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इन द एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस। क्या आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको प्रूव करा कि मैंने ऐसा कोई अवॉइडेंस नहीं करा, अगर आपको फिर भी लगता है आप चेक करिए पिछले 3 साल की रिटर्न है या मेरा कोई रिकॉर्ड है, आप उस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डीलर ऑफ किसका जल्दी बोलो, security, if there is a transaction of sale or purchase of security and as a result the interest becomes receivable by him but is not deemed to be his income due to the above provision, no account shall be taken for transaction in computing profit and क्या लिखा हुआ है, in the business। जैसे सिक्योरिटीज लेन देन में मैंने सुबह एग्जांपल ली, आपने 1 लाख के डिवेंचर लिए, पड़े रह गए, कोई कस्टमर ही नहीं मिला जिसको मैं बेचूं, इतने में ड्यू डेट आ गई, जिस दिन कंपनी ने क्या पे करना था, इंटरेस्ट, और कंपनी ने किसको पे कर दिया, मुझे, बट जबकि मेरा वो क्या चीज था, जल्दी बोलिएगा, बिजनेस, तो मेरे कहाँ ट्रीट होगा वो, बिजनेस में, ना कि अदर सोर्स। मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने जान के रखे कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, अब नहीं बिका, मेरा बिजनेस है, मेरे पास तो हजारों शेयर पड़े हैं, अलग अलग कंपनी के शेयर पड़े हैं, किसी के डिविडेंड आ जाते हैं, किसी के डिविडेंड अभी आने वाले हैं, तो मेरा भी ऐसा प्लानिंग नहीं है कि मैं इसलिए परचेज करके बैठा हूं कि मुझे उस पर डिविडेंड चाहिए, ये मेरा मोटिव नहीं है। लास्ट पॉइंट, द एओ may direct any person to furnish a detail of किसका, security held by him by serving upon him a notice for not less than कितना, 28। आपसे पूरी कुंडली में गा सकता है, तेरे पास क्या क्या पड़ा है सारी डिटेल लेके आ, कितने में, कम से कम 28 दिन का टाइम देगा, कम से कम कितना, 28 दिन का टाइम देगा। ये थ्योरी आप एक बार सेल्फ रीड कीजिएगा। अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, कैश मेथड और नीचे दिया हुआ है मर्केंटाइल, और क्या होता है हाइब्रिड, इसको बोलते हैं एक्रूअल। कई लोग क्या बिजनेस फॉलो करते हैं, कैश बेसिस,
हमने +2 में पढ़ा होगा चैप्टर था हमारे पास, कैश बेसिस और एक्रूवल ऐसा था, हाइब्रिड, वही चीज बात करी हुई है। अंदर से थोड़ा सा एक बार देख रहे हैं तो आप 2 मिनट लेके फटाफट एक बार ओवरलुक कर दीजिए प्लीज, फटाफट अपना सेल्फ पहला पैरा फटाफट सेल्फ रीड कर दीजिए। इनकम टैक्स अंडर पीजीबीपी, ये वैसे बात कहाँ पे होगी, पीजीबीपी में, और कहाँ पे होगी, अदर सोर्स। दो ही चैप्टर इस पे इफेक्ट होंगे, कैश बेसिस और किस पे, एक्रूवल पे, और नहीं कोई कैपिटल गेन नहीं होता, ना हाउस प्रॉपर्टी हो इस पे। आगे मे बी कंप्यूटर इन अकॉर्डेंस विद कैश सिस्टम और मर्केंटाइल और किस पे, विच इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अज्यूम्ड द पावर टू नोटिफाई द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट से काम कर सकती है, जैसे आईसीए हमारा काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बना के दे सकता है। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखिए किस लोगों पे किस प्रकार की इनकम के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि AS2 वो इन्वेंट्री की बात करता है, AS9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की सेल कब बुक करनी है, सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, इन केस ये पढ़ना जी। In case the assessing officer is not satisfied about the correctness or completeness of the accounts of the assessee, or assessee has failed to follow the method of accounting or has not followed आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? एओ ने क्या देखा कि वो आपकी करेक्टनेस और कंप्लीटनेस पे शक कर रहा है कि इस बंदे के अकाउंट्स बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो मेथड मैंने आपको कहा था वो भी आप फॉलो नहीं कर रहे, तो एओ मे प्रोसीड टू मेक, क्या वर्ड है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अभी आपको नहीं समझ आएगा, बीजीए बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या होता है, फिर एओ को जैसे ठीक लगता है वैसे वो आपकी इनकम निकाल सकता है। सेक्शन 144 लगता है इस पे, बेस्ट जजमेंट। 6th सेमेस्टर में चैप्टर है हमारे पास रिटर्न ऑफ इनकम, तो उसके अंदर बात करेंगे ਆਪਾਂ बेस्ट जजमेंट। लो जी, लास्ट पेज है, एक बार 2 मिनट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फटाफट इसको देखिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी प्लीज।